हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विद हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन इन ज्योग्राफी कंसर्न्ड एक्सप्लेन, या फिर ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। हम किस बात को लेकर कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन is concerned with three sets of question। क्या, कहाँ और क्यों, वॉट, वेयर एंड वाई, यही सब कंसिडर किया जाता है किसके अंदर? ज्योग्राफी के अंदर। और इसी सब बेस पे होती है ज्योग्राफी, इसलिए ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है, देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैटर्स आर स्टडीड अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के हम पढ़ते हैं सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आपको ये पॉइंट्स लिख के इसको समझा के आना है, इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या होती है? जो हिस्ट्रीज हो गई, इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी हो गई, रीजन की, किसी भी प्लेस की जो पुराना इतिहास है उसको हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या हो गई कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है स्पेस को लेकर, यानी कि जो बाउंड्रीज वगैरह होती हैं देशों के बीच में उसको लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। क्या क्या होता है सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच? इसमें डिफ्रेंशिएट कर रखा है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। आप देखो सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होता है? द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये एक जर्मन जियोग्राफर थे। ठीक है, फिर इन सिस्टमैटिक अप्रोच अ फिनोमिनन इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज अ होल एंड द identification of typologies or spatial pattern is done। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टडी द वाइल्ड लाइफ वी विल स्टडी वाइल्ड लाइफ द होल वर्ल्ड। अब रीजनल ज्योग्राफी में क्या आता है? रीजनल ज्योग्राफी आप उसके नाम से ही समझ रहे हो कि जो किसी रीजन के बारे में होती है, किसी क्लाइमेट, उसकी वाइल्ड लाइफ, कैसी चीज़ें चल रही है उस बारे में होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवेन प्लैनेट। तो क्या डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में? The main difference between the two are summarized below। नीचे दे रखा है, आपको ऐसे आंसर लिखना है। The terrestrial plants were formed in closely vicinity of plant star where the was too warm for gases to condense solid particles। Jovian planet were formed at a quite distance location। The solar wind was not intense nearer the sun, so it blew off lots of gas and dust from the terrestrial plant। The solar winds were not all the intense to cause similar removal of gases from the Jovian plants। ठीक है, आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना है, आप यहाँ से देख सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ प्लांट। हमें डिफरेंट फेजेस बताने हैं किसके? प्लांट के इवेल्युएशन के। जो पहला फेज है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ डिस्क। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ न्यूबेला। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। फिर क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लांट स्टेमुलस, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। फिर सिक्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, हु गेव दिस। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी क्या थी और किसने दी थी? एडविन हबल इन 1920 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, और इसको हम और क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को ही एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, और ये ज़रूर आती है, ये 100% आती है आपके एग्जाम में। तो होता क्या है बिग बैंग थ्योरी में कि बोला जाता है कि शुरुआत में इन द बिगिनिंग एल मैटर फॉर्मेशन द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल। एक टाइनी बॉल के उसमें हमारा सरफेस था। एट द बिग बैंग टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन। द even to the present day there was particularly rapid expansion of a second after the bang। Thereafter the expansion has slowed down first 3 minutes from the big bang event the first atom begins to form। इससे क्या हुआ था? एटम्स बनने लगे थे। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। सेवेंथ है, द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। ठीक है, ये देखो डिफरेंशिएट बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? इनर प्लैनेट्स होते हैं जो
सन के पास है, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये होते हैं इनर प्लैनेट्स। और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो दूर हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड आउटर प्लैनेट, जो और भी प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आप इसके बारे में देख सकते हो कि क्या होता है कि वो जो दूर हैं प्लैनेट्स वो साइज़ में बड़े होते हैं, पास वाले साइज़ में छोटे होते हैं। ठीक है, उनकी डेंसिटी लो होती है आउटर प्लैनेट्स की, और इनर प्लैनेट्स की क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, और जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो सॉलिड रॉकी स्टेट में होते हैं, उनके अंदर जो अर्थ वगैरह है, इसमें आपने लैंड वगैरह देखा होता है तो रॉकी स्टेट में होते हैं। और आउटर प्लैनेट में क्या होता है, गैस की स्टेट में वो होते हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट वार्म होते हैं क्योंकि सूरज के वो करीब है, और आउटर प्लैनेट क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अर्थक्वेक, डिस्कस, फोकस, हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर, हाउ डू वी मेजर द मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अब हमें इसमें बताना है कि अर्थक्वेक क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, और हम मेजर कैसे करते हैं किसी भी मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को। ठीक है, एंड अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ अर्थ, ये तो पता ही होगा आपको अर्थक्वेक क्या होता है, जब धरती हिलने लगती है। इट्स अ नेचुरल इवेंट, इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विद जनरेट्स वेव दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, जो ऑल डायरेक्शन में फैलती है, और किससे होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है उससे। ठीक है, फोकस हाइपोसेंटर क्या होता है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड फोकस हाइपोसेंटर, जहाँ से वो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं। फिर एपिसेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑन द सरफेस विच इज नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एपिसेंटर, जो फोकस के नियरेस्ट सरफेस होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, इट इज़ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड किससे मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल से, और इंटेंसिटी किससे मेजर की जाती है, मर्कली स्केल से। ठीक है, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विद द एग्जाम्पल। हमें बताना है कि डिफरेंट सोर्सेज क्या है इन्फॉर्मेशन के, कि इंटीरियर अर्थ कैसा होता है, और हमें इसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स। ठीक, विद एग्जाम्पल लिखना आएगा तो आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। सम ऑफ द डायरेक्ट सोर्सेज आर माइनिंग खुदाई से हम कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विच इंक्लूड्स प्रीशियस स्टोन्स, रॉक्स एंड सॉलिड फ्यूल्स, जैसे कि कोल हो गया हमारा, डायमंड हो गया, रूबी वगैरह, हम कहाँ से निकालते हैं, धरती के अंदर से निकालते हैं, माइनिंग करके निकालते हैं, है ना, खोद के तो निकालते हैं, तो वो हो गया। फिर ड्रिलिंग आता है, ड्रिलिंग से क्या होता है, साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर एंड वर्किंग ऑन द 2 मेजर प्रोजेक्ट एज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला in Arctic Ocean has so far reached a depth of 12 किलोमीटर। अब ड्रिलिंग का क्या होता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो ड्रिल कर रहे हैं डीप ओशन के डीप में ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या है। और जो डीपेस्ट ड्रिल उन्होंने आज तक किया वो कहाँ किया है, कोला में, आर्कटिक ओशन के कोला में। ठीक है, और वहाँ पे भी उन्होंने वो कितनी डेप्थ तक गए हैं, 12 किलोमीटर की डेप्थ तक। फिर वॉल्केनिक इरप्शन आपको पता ही होगा, जब वॉल्केनो फूटता है तो उससे क्या क्या बनता है, बहुत सारी उससे जो मिट्टी बनती है, फिर रॉक जो निकलते हैं वो भी हमारे यूज़ के लिए बहुत होते हैं। फिर मेटियोर्स क्या होते हैं कि जो स्पेस से आते हैं ना, उनसे भी पता लगता है। ग्रेविटेशन से भी पता लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, कैसा है उसका, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, सरफेस वगैरह कैसी है, उससे भी वो पता लगा लेते हैं। फिर मैग्नेटिक सर्वे भी होता है। मैग्नेटिक सर्वे में क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें किसके, मैग्नेटिक मटीरियल के बारे में, कोई भी मटीरियल अगर मैग्नेटिक मटीरियल उसके बारे में वो पता करता है। अर्थक्वेक को आपको पता ही होगा, अर्थक्वेक से क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, सिंपल शेकिंग ऑफ अर्थ। अगर अर्थ शेक कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, अब पी वेव्स और एस वेव्स क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स अगर पूछ लिया तो इसका मतलब है प्राइमरी वेव्स, और एस वेव पूछ लिया तो इसका मतलब है सेकेंडरी वेव। जो पी वेव्स होती है दीज आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, और एस वेव्स को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेव्स। दीज मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस। अभी हम पी वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट, दीज मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव ऑन द सर्फेस, ये जल्दी पहुंचती है और सबसे पहले ऊपर पहुंच जाती है। द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स इज मच स्मॉलर देन द एस वेव। जो शैडो जोन होता है पी वेव का वो बहुत छोटा होता है एस वेव से। ठीक है, दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। किससे ट्रेवल करते हैं, या तो गैस से या लिक्विड से, सॉलिड मटेरियल से। फिर आती है एस वेव। एस वेव क्या होती है, सेकेंडरी वेव। ठीक है, ये क्या होती है, ये सरफेस पे अराइव करती है कुछ टाइम बाद। ठीक है, द शेडो जोन ऑफ एस इज मच लार्जर दैन द पी वेव्स। शेडो जोन उसका ज़्यादा होता है पी वेव से। एस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल के द्वारा ही ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम लगता है आने में ऊपर।
फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक बताने हमें। पहला होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, द मोस्ट कॉमन वंस ऑफ द टेक्टोनिक अर्थक्वेक, दीज आर कॉज्ड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। अब माउंटेन वगैरह गिरते हैं, कहीं देखा होगा आपने, तो वहाँ पे भी भूकंप टाइप आ जाता है ना, तो वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहलाता है। फिर आता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे जो अर्थक्वेक आता है उसको हम वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। कोलैप्स अर्थक्वेक, इन द एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स कॉजिंग माइनर ट्रेमर्स, दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। जब कोलैप्स हो जाती है तो उससे अर्थक्वेक जो आता है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस, कभी बॉम्ब की वजह से या फिर कभी आप खुदाई करते हैं तो वहाँ पे माइनिंग वगैरह की वजह से भी आ सकता है अर्थक्वेक। फिर आता है रिसीवियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, रिसीवियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, इसमें क्या होता है, द अर्थक्वेक दैट अकर्स इन एरिया ऑफ लार्जर रिसीवियर आर रेफर्ड टू एज रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। समटाइम्स अर्थक्वेक ऑल्सो अकर इन माइंस ड्यू टू माइनिंग प्रोसेस, समटाइम्स अर्थक्वेक ऑल्सो अकर बिलो द ओशन ऑफ द सरफेस, द ओशन कॉजिंग सुनामीज। ठीक है, आप इसमें बहुत चीज़ें लिख सकते हो ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि आप जानते हो उसके बारे में, बस आपको नेम सही लिखना है और उसको एक्सप्लेन सही से करना है। फिर आते हैं 11th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विद डायग्राम। इंटीरियर स्ट्रक्चर हमें बताना है डायग्राम से, डायग्राम बना देना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। इंटीरियर ऑफ अर्थ हमने दिखा रखी है, ठीक है। अब डिस्क्राइब करना है इसको। द क्रस्ट, क्रस्ट क्या होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है द मेंटल, द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल, जो पोर्शन होता है क्रस्ट के नीचे वाला उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। फिर आता है द कोर, ये आप ऊपर पढ़ लेना, मैं बस सिंपल समझा रही हूँ। द कोर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर, जो सबसे ज़्यादा अंदर वाली जो लेयर होती है ना अर्थ की, वो क्या कहलाती है, कोर। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बताने हैं। Alfred Wegener, a German meteorologist, put forth a comprehensive argument in the form of the continental drift theory in 1912. 1912 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। According to Wegener, all the continents form a single continent mass and mega ocean surrounded the same. अच्छा, सिंपल से इसमें थ्योरी क्या दी गई थी कि जो कॉन्टिनेंट है वो पहले जुड़े हुए थे साथ में और उसके बाद वो अलग अलग हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, कॉन्टिनेंट को क्या बोला जाता था पहले, पैंजिया, और ओशंस को क्या बोला जाता, पैंथलासा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि 200 मिलियन साल पहले ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है, बट वो धीरे धीरे अलग होने लग गई। और इन्होंने थ्योरी में बताया भी, जब उसको जोड़ा गया, मतलब सारे देशों के जो बाउंड्रीज वगैरह उनको एक साथ जोड़ा गया, तो ये बात सच भी हुई कि पहले कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सब एक दूसरे का ही हिस्सा थे, यानी कि पहले वो एक होल एरिया हुआ करता था। उसके बाद वो किसी ना किसी वजह से, भूकंप, अर्थक्वेक, किसी भी वजह से उनके पार्ट्स में डिवाइडेशन हुआ, जिसकी वजह से वो कॉन्टिनेंट्स बने। बस आपको ये याद रखना, कॉन्टिनेंट को क्या बोलते थे, पैंजिया, और ओशन को क्या बोलते थे, पैंथलासा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट एविडेंस कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, एक्सप्लेन। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, क्या क्या एविडेंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले अभी जो मैंने बताया था, जिग्सॉ फिट, ठीक है, जो हमारा कॉन्टिनेंट था उसको तोड़ के, ठीक है, जब कॉन्टिनेंट टूटा तो उसके बाद हमने पूरा को लगा के देखा, मतलब जो भी कॉन्टिनेंट उनकी बाउंड्रीज को एक साथ जोड़ के देखा, तो पता लगा कि हाँ ये एक का ही पार्ट हुआ करते हैं। जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं तो पजल्स में भी हम टूटी हुई पजल को अलग अलग जगह पे जोड़ते हैं ना, कभी आपने पेज वगैरह भी फाड़ा होगा तो उसको भी आप उसी जगह पे लगा के देखते हो कि भाई वो सही है या नहीं है। ऐसे ही हमने उसको लगा के देखा और लिटरली वो मैच हो गया था पूरा, ठीक है। रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन, हर जगह एक जैसे रॉक मिला, जैसे इंडिया की अगर बाउंड्री पे कोई रॉक मिल रहा है तो वही अफ्रीका की बाउंड्री पे मिलना, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। टिलाइट, इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक मेड फॉर ग्लेशियर डिपॉजिट, ग्लेशियर के पास एक रॉक बनता है टिलाइट, वो मिलना, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट, द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड अलॉन्ग द घना कोस्ट एंड द कंप्लीट लैक ऑफ इट्स सोर्स रॉक्स इन द एरिया ऑफ फिनोमिनल फैक्ट, ठीक है। सेम चीज़ दूसरे देश में भी मिलना, जो हमारे देश की बाउंड्री पे मिली है वो सेम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल का मिलना, अब सुना है हमने कि ये जानवर इंडिया में नहीं मिलता बट बाहर कहीं मिलता है, बट उसके फॉसिल भी यहाँ मिलना। तो ये थ्योरीज बताती थी कि कॉन्टिनेंट्स पहले एक साथ जुड़े हुए थे, तो ये एविडेंस थे उसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू वेगनार व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। 2 फैक्टर थे इसके, पोलर फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। Question number 15, according to tectonic plates theory, in how many plates has
द अर्थ बीन डिवाइडेड, कितनी प्लेट्स में अर्थ डिवाइडेड की गई थी, ठीक है। पहली थी अंटार्कटिका एंड सराउंडेड ओशन प्लेट्स, फिर थी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर थी साउथ अमेरिकन प्लेट, देन पैसिफिक प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशिया एंड एडजस्टेंट ओशन प्लेट। फिर आती है सम इम्पॉर्टेंट माइनर प्लेट्स आर, जो छोटी माइनर प्लेट्स थी, कॉस्कोस प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फूजी प्लेट। फिर आते क्वेश्चन नंबर 16, एलुसिडेट द डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स फ्रॉम फॉर्म्ड इन डेजर्ट। हमें बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड कौन कौन सी होती है डेजर्ट के अंदर, ठीक है। पहली होती, देखो डेजर्ट कैसा होता है, ड्राई होता है या फिर कोल्ड होता है या फिर दोनों टाइप का होता है। जैसे लद्दाख हमारा कोल्ड डेजर्ट है ना, और सहारा हमारा ड्राई डेजर्ट है, तो सेम, ठीक है। अब आता है पैराबोलिक ड्यून्स। पहले होते हैं पैराबोलिक ड्यून्स कवर्ड विद जॉम विद सैंडी सरफेस एंड पैलेंटी वेजिटेशन, जिसके अंदर वो पूरी सरफेस जो होती है सैंड से कवर रहती है और हल्की फुल्की वेजिटेशन वहाँ पे हो जाती है। सी सिमिलर टू बाच एंड विद द स्मॉल डिफरेंस सेफ हैज़ ओनली ऑन विंग ऑन पॉइंट, ठीक है। फिर होता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स फ्रॉम वैन एंड विंड डायरेक्शन इज कंसेंट लॉन्ग रिजेस ऑफ कंसिडरेबल लेंथ बस सप्लाई ऑफ सैंड इज दे अपीयर लॉर्ड height. Transverse dunes all aligned perpendicular to wind direction. These dunes are directly in consent the formed with the when the word sources of sand elongated feature at right angles to the wind direction. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, underground water forms many landforms through chemical process as erosional agent. Justify the statement या फिर describe the different erosional landforms found in karst region. पहला है सिंक होल इज अ फनल शेप डिप्रेशन एंड सर्कुलर ऑन द टॉप, दे हैव एवरेज डेप्थ ऑफ 3 और 9 मीटर। सिंक होल आपको पता होगा, जैसे सिंक होता है ना उस टाइप का होल होता है, उसको बोलते हैं स्वैलो होल, जो अंदर को ले लेते हैं, उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर लेपियस, ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द लाइमस्टोन इज ईटन अवे बाय पिट्स एंड ब्रांचेज लिविंग एक्सट्रीमली इरेगुलर विद अ मेज ऑफ, जैसे आपने चींटी का घर देखा होगा ना, उसके वो खोद के जाती हैं, फिर उसके अंदर अलग अलग टाइप की शेप्स बना देती है, पैटर्न्स बना देती है, तो वो होता है ये, ठीक है। डोलिन, व्हेन अ सिंक होल इज एनलार्ज्ड ड्यू टू सॉल्यूशन ऑफ रॉक बाय अंडरग्राउंड वाटर इट बिकम्स अ डोइलान, ठीक है। अंदर के पानी जब सिंक होल बड़ा होने लग जाता है तो उसको डोलिन बोलते हैं। उवालास, द वॉल्स ऑफ एडजेसेंट डोलिन्स कोलैप्स ड्यू टू सॉल्यूशन बाय अंडरग्राउंड वाटर एंड द कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग नैरो इनटू अ बिगर होल नोन एज यूवाला, ठीक है। फिर आता है 18, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर विद डायग्राम। हमें एटमोस्फेयर का स्ट्रक्चर बताना है विद डायग्राम। पहले क्या आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर ओजोन लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, हमारी हवा होती है, हमारा एयरप्लेन चलता है, वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह आप ये सब कर सकते हो। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, थोड़ा ऊपर वाला लेवल आ जाता है, वहाँ पे बादल वगैरह ये सब आप मान सकते हो, बादल होते हैं बट वो थोड़े ट्रोपोस्फेयर पे आ जाएंगे, थोड़े स्ट्रेटोस्फेयर पे आ जाते हैं। फिर आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर पे स्टार्स वगैरह जो भी हमारा होता है। थर्मोस्फेयर पे हमारे स्पेसशिप वगैरह आ जाती है। फिर एक्सोस्फेयर पे हमारी सैटेलाइट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोनोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर भी लिखा है, कितने किलोमीटर की होती है, क्या डिफरेंस होता है। वाई ट्रोपोस्फेयर इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। क्यों होती है, क्योंकि this layer contain dust particles and water vapor. All changes in chemical and weather take place in this layer. Temperature decrease with altitude, so make on balance ऑन अर्थ। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलती है, वाटर मिलता है, ठीक है। अगर आप मानो कि वाटर इवेपोरेट होके ऊपर चला गया बट वो नीचे नहीं आ रहा, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वाटर उसी से हमें मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है हमें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20, वाई इज़ द एटमोसफेयर मेनली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रेदर देन insolation. The insolation received by earth is in short waves formed by heat up in surface, ठीक है। क्या होता है इंसोलेशन, ये कब फॉर्म होता है, शॉर्ट वेव से फॉर्म होता है जब सरफेस गर्म हो जाती है। द एनर्जी हीट अप द एटमोसफेयर फ्रॉम बिलो, दिस प्रोसेस इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय एटमोस्फेरिक गैसेस पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउसेज गैस, दस द एटमोसफेयर इज हीटेड मेनली बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग of the atmosphere. Describe any 3 ways. Differentiate between evidence and convection. Advection and convection. क्या होता है कंडक्शन,
Conduction take place when two bodies of unequal temperature are in contact with one another. जब दो bodies different temperature की एक साथ आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, conduction बोलते हैं. फिर आता है हमारा convection. Convection क्या होता है, the air in contact with the earth rises vertically on heating in the form of current and further transmit, इसको हम बोलते हैं convection. फिर आता है advection. Advection क्या होता है, the transfer of heat through horizontal movement of air is called advection. Horizontal movement एयर की होती है तो क्या कहलाता है, एडवेक्शन. ठीक है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22. डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ. ऐसे फैक्टर्स बताओ जो हमारे जो अर्थ के डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इफेक्ट करते हैं. द लैटिट्यूड कैसे करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है लैटिट्यूड से. ठीक है. टेम्परेचर की वजह से आइसोलेशन होता है. फिर द अल्टीट्यूड से एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आ गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो गई. ठीक है. वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई वो डिसाइड करता है. डिस्टेंस फ्रॉम सी से कितना दूर है. ठीक है. अब एकदम लैंड हो जाता है, नियर सी तो नहीं है. ठीक है. मॉडरेट क्लाइमेट होता है सी के पास, सी से दूर है तो हीट रहेगा या फिर कूल ही रहेगा बिल्कुल. फिर एयर मास एंड ओशन करंट्स. एयर मास एंड ओशन करंट मतलब कि हवा कैसी चल रही है वहाँ पे. ठीक है. वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का लैंड कैसा है, ये सब. फिर क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. एक्सप्लेन द जोग्राफिकल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन. टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है. The rise of temperature with height is known as inversion of temperature. In case of inversion of temperature, the air near the Earth's surface is cold, while higher above is warm. टेम्परेचर क्या होता है, देखो अब सी के पास हो या रिवर के पास, किसी के पास भी हो, अर्थ के पास. ठीक है. अब जो नीचे की एयर है ना उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा. बट जो ऊपर की एयर है ना उसका टेम्परेचर हाई रहेगा. ठीक है. लॉन्ग नाइट्स. आइसोलेशन इज रिसीव ड्यूरिंग डे टाइम एंड इट इज रेडिएंट ड्यूरिंग नाइट. द अर्थ सर्फेस कूल्स डाउन एट द नाइट ड्यू टू रेडिएशन. अब राजस्थान ले लेते हैं. राजस्थान में आपने देखा होगा कि सुबह इतनी गर्मी रहती है बट रात को उतनी ही ठंड हो जाती है. क्यों? क्योंकि रेडिएशन हो जाता है. जो हीट है वो उड़ के ऊपर चली जाती है और कोल्ड हवा नीचे आ जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है. क्लियर स्काई होना चाहिए. क्लियर स्काई की वजह से भी होता है. क्लियर स्काई रहेगा जब भी तो ऊपर जाएगी गर्मी. अब आपने देखा होगा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है. ठीक है. अब बादल आ जाते हैं, फिर बोलते हैं ना कि आज तो उमस है ना. तो वो उमस इसलिए है क्योंकि जो कोल्ड वेव है वो भी नीचे रह गई, हीट वेव है वो भी नीचे रह गई. अब दोनों मिक्स हो गई तो उमस वाला मौसम हो गया. फिर आता है स्टेबल वेदर. स्टेबल वेदर मतलब ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, इतना तो आप बताइए. तो ड्राई एयर, जो सूखी हवा चलती है ना एकदम, मतलब सिर्फ गर्मी लग रही होती है हमें वैसी. ठीक है. फिर आता है आइस कवर. एरियाज कवर्ड विद आइस, वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ रेडिएशन को. क्यों? क्योंकि कोल्ड ही रहेगा भाई, आइस से कवर है वो एरिया. फिर 24 है डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड सी ब्रीज. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है. लैंड ब्रीज. एट नाइट लैंड ब्रीज बिकम कूलर ड्यू टू रेडिएशन. अभी मैंने बताया ना ठंडी हो जाती है हवा, तो रेडिएशन की वजह से ठंडी हो जाती है. विंड स्टार्ट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड इट इज़ नोन एज लैंड ब्रीज. जो हवा लैंड से सी की तरफ जाती है वो लैंड ब्रीज कहलाती है. और सी में उल्टा हो जाएगा कि जो हवा सी से लैंड की तरफ जाती है वो सी ब्रीज कहलाती है. ठीक है. सी ब्रीज जो होती है वो सनशाइन, लैंड, हीट, मतलब इन सब से लो प्रेशर डेवलप करती है. ठीक है. अगर सनशाइन रहेगा, हीट रहेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हवा का कम हो जाएगा. ठीक है. तो लो प्रेशर बन जाएगा. कूल ब्रीज कॉल सी ब्रीज स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू सी टू लो प्रेशर एरिया ऑफ लैंड. जो सी की ब्रीज होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है और सी की तरफ से लैंड पे जाती है, यानी कि हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ पे जाती है. क्वेश्चन नंबर 25. डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लोन और एंटी साइक्लोन. साइक्लोन क्या होता है. साइक्लोन इज अ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरियाज फ्रॉम ऑल साइड. इट इज सर्कुलर ऑफ elliptical in shape. Winds move from all sides to the central low that assume anti-clockwise direction to the north hemisphere and clockwise direction to the south hemisphere due to Coriolis effect. जो हवा एंटी क्लॉकवाइज जाती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज जाती है साउथ हेमिस्फीयर में, उसको साइक्लोन बोलते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद एन एंटी साइक्लोन इज अ हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय लो प्रेशर एरियाज फ्रॉम ऑल साइड. विंड्स मूव्ड all sides from center. They assume clockwise direction to the north hemisphere और anti-clockwise to the south hemisphere. ऊपर वाले में उल्टा था, नीचे वाले में उल्टा है. कैसे? ऊपर वाले में क्या था, anti-clockwise in north hemisphere. नीचे वाले में क्या है, clockwise in north hemisphere. फिर क्या था, clockwise in southern hemisphere और anti-clockwise in southern hemisphere. देखो यहाँ लिखा है.
ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ विंड। कितने टाइप की विंड होती है? प्लैनेटरी विंड, सीजनल विंड्स, लोकल विंड। प्लैनेटरी विंड क्या होती है? परमानेंट विंड होती है जो हमेशा आपको मिलती रहेगी आपको। सीजनल विंड्स हवा मतलब मानसून के साथ साथ चेंज होती रहती है ना, मानसून विंड सुना होगा आपने, ठीक है, ठंड की हवा, ये अलग अलग मम्मियाँ बोलती हैं, ठीक है। फिर लोकल विंड्स क्या होती है? लोकल विंड्स वो होती हैं जो लोकल एरिया में, लोकल टाइप की विंड्स होती है ना, जो अर्थ की सरफेस से आपको इफेक्ट करती हैं, लोकल एरियाज में जो मिलती हैं वो आपकी हो गई लोकल विंड्स, ठीक है। हाउ रेनफॉल अकर्स, रेनफॉल कैसे होती है? रेनफॉल आपको पता ही होगा कैसे होती है, जब ऊपर इवेपोरेशन होता है वाटर का, उसके बाद बादल में पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना तो आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेन कैसी कैसी होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, व्हेन द अर्थ सरफेस इज हीटेड अप द एयर टचिंग इज टू ऑल्सो हीटेड ऑन द, ये इवेपोरेशन वाली रेनफॉल है, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। फिर होते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, व्हेन ह्यूमिड एयर इज फोर्स्ड टू राइज अलॉन्ग द स्लोप ऑफ द माउंटेन इन प्लेट्यू, कूलिंग is because and it gets scattered, clouds are formed due to condensation and rainfall occurs। जब प्लेट्यू माउंटेन पे होने लग जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि जो ह्यूमिड एयर होती है वो फोर्स करती है ऊपर जाने के लिए, वाटर को राइज होने के लिए, और उस वजह से बारिश हो जाती है। साइक्लोनिक रेनफॉल, जब साइक्लोन आता है उसके संग जो रेनफॉल आती है वो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। क्लासीफाई द क्लाउड्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, एक्सपेंड, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। हमें क्लाउड्स के बारे में बताना है, उनकी हाइट, सर्कल। अब आता है सबसे पहले सीरस, दे फॉर्म्ड एट हाई अल्टीट्यूड। कितने अल्टीट्यूड पे होते हैं? हाई अल्टीट्यूड, 8000 से 1200 मीटर, ठीक है। फिर आता है क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड क्या होते हैं? कॉटन वूल, दे आर जनरली फॉर्म्ड एज अ हाइट ऑफ 4000 से 7000 मीटर पे, ठीक है। स्टेटस होते हैं, स्टेटस स्काई में मिलते हैं, लार्जर पोर्शन में होते हैं। फिर होता है निम्बस। निम्बस क्या होते हैं कि डार्क ग्रे कलर के क्लाउड, जो हम बारिश में देखते हैं ना, काले काले बादल आ जाते हैं वो, ठीक है। क्या क्या? हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड, क्लाउड विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आता है लास्ट ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। व्हाट इज कंडेंसेशन? मेंशन द कंडीशन फॉर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज द ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, ठीक है। वाटर वेपर का वाटर में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू पॉइंट विद द वॉल्यूम रिमेनिंग कंस्टेंट, व्हेन बोथ ऑफ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड, व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर इज मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर कंडेंसेशन। क्या होता है कंडेंसेशन? जब पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है और उसकी हीट ठंडी हो जाती है, उसके बाद वो वापस पानी में कन्वर्ट होता है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। हाईलाइट द फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के हमें फीचर्स हाईलाइट करना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज एक्सपेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिव शैलो सीज एंड गल्फ्स। इट इज shallowest part of the ocean, showing an average gradient of 1 degree or even less. Its depth varies from 30 meter to 600 meter. फिर आता है 31st क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। क्या क्या इफेक्ट करते हैं पानी को, ओशन वाटर को? वाटर सप्लाई, लो वाटर सप्लाई होती है, लो सैलिनिटी इन कोल्ड वाटर कंपेयर टू हॉट वाटर, जगह सैलिनिटी इज रिड्यूस एट द एस्टोरीज ऑफ रिवर्स। द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन less at the poles and higher latitudes, while more evaporation occurs at Cancer and Capricorn circles, where evaporation is highly salinity will be high. Ocean currents, salinity is less in cold streams and more in hot streams. 32 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड, प्रीवेलिंग विंड, ओशन करंट्स, इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट लैंड्स मैसेज, सैलिनिटी, आइस फ्लोज एंड आइसबर्ग्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्राइब द मेजर टाइप ऑफ टाइड्स ऑफ देयर इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी टाइड्स होती हैं, ठीक है। टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, सेमी ड्यूनल टाइड, मिक्स टाइड्स बेस्ड ऑन हाइट, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। इंपॉर्टेंट क्या है टाइड्स का? टाइड हेल्प द शिप एंड बोट्स टू एंटर इनटू हार्बर्स सिचुएटेड नियर रिवर्स एंड स्टोरीज हैविंग शैलो बार्स एट द एंट्रेंस। सिंपल बोलना कि ये बोट्स को रिवर तक पहुंचाने में मदद करता है। टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डेसिलिंग एंड सेडिमेंट एंड रिमूविंग पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम रिवर्स। रिवर से पॉल्यूटेड वाटर निकालने में मदद करती है, इलेक्ट्रिक पावर बनाने में मदद करती है, ठीक है। नेविगेट करती है फिशरमैन्स को, ठीक है, उनको बातचीत करने में मदद करती है, क्योंकि फिशरमैन को पता लग जाता है ना कि टाइड है तो वो सही दिशा में जा रहे हैं, सेक्टर 6, ठीक है। ड्यू टू टाइड सी वाटर रिमेन्स डायनेमिक इन रिजल्ट वाटर डज नॉट फ्रीज नहीं होता पानी, क्योंकि चलता रहता है, ठीक है। फिर आते हैं व्हाट ओशन करंट
कॉल्ड गिव रीजन फॉर देयर ओरिजिन। ठीक है, ओशन करंट क्या होता है और इनके ओरिजिन का हमें रीजन देना है। ओशन करंट आर द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। ठीक है, हमें नहीं पता कि ओशन कितना बड़ा है, हमें नहीं पता कि इन्फिनिट है ना, इन्फिनाइट है वो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर क्या कहलाता है, हमारा ओशन करंट। Causes of origin of currents. Ocean currents are influenced by two types of force, namely primary force that initiate the movement of water, जो movement कराता है, और secondary force, the influence of the current to flow. ठीक है, primary force include क्या करता है, heat by solar energy, wind, gravity, Coriolis force. Secondary force क्या करता है, temperature, salinity, set density difference. ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35. What are the three categories of threatened species of plant and animal classified IUCN for purpose of the conservation? The International Union of Conservation IUCN वो कंजर्व करते हैं किसको, जानवर को, फिशेस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को। ठीक है, जो लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या आता है कि एंडजर्ड स्पीशीज। एंडजर्ड स्पीशीज क्या होती है, इंक्लूड दो स्पीशीज विच आर इन डेंजर, जो अभी ख़त्म होने वाली है, वो डेंजर में है, उनको बचाता है। ठीक है, vulnerable species, they include the species which are likely to be in danger of extinction near future, जो फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है, जो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, फिर वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती है, जो फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है। और रेयर स्पीशीज से आपको पता ही लग रहा होगा, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है और वो मिल ही नहीं सकती, ना फ्यूचर में, ना हमारी प्रेजेंट में, और ना हमारी पास्ट में। ठीक है, फिर रेजोल्यूशंस टेकन एट द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन कन्वर्जेशन, क्या हेल्प करता है, एफर्ट शुड बी मेड बाय प्रिजर्व द स्पीशीज दैट आर एंडर्ड, जो ख़त्म होने वाली हैं उनको, स्पीशीज को बचाना। प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट करके एक्सटेंशन रुकवाना। वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स, फॉरेज प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, लाइफ स्टॉक एनिमल्स, देयर वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रिजर्व, ये सब चीज़ें प्रिजर्व करनी चाहिए। हैबिटेट को बचाना चाहिए, उनके वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए, उनकी ब्रीड को बचाना चाहिए। ठीक है, ट्रेड बंद करा देना चाहिए एनएल पे। What measure has been taken by the government of India to protect and propagate different types of species? क्या क्या एक्शन लिए गए हैं? 1972 में एक एक्ट बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बनाया था। उसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी खोले गए थे, रिजर्वेशन पार्क भी खोले गए थे, जहाँ पे उनको बचा के रखा जाता है। अब एक दो पार्क के नाम भी लिख सकते हो। What is subcontinent called? सबकॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज इंक्लूड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, ऐसी कंट्री के नाम बताने जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर बताई जाती है। A large part of continent which is geographical, cultural, economical different from the other parts of continent is uniformly called, क्या बोला जाता है, सबकॉन्टिनेंट। एक बड़ा पार्ट कॉन्टिनेंट का जो ज्योग्राफी, कल्चरल, इकोनॉमी डिफरेंट हो बाकी पार्ट से, उसको क्या बोला जाता है, सबकॉन्टिनेंट। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूड्स पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट, नेपाल, भूटान, नॉर्थ बांग्लादेश इन ईस्ट एंड इंडिया इन द मिडल। ठीक है, इन सबको किस में कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। वाई इज देयर अ टाइम वेरिएशन ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री? 2 घंटे का डिफरेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है हमारे अंदर, कितने का, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होता है, जो हमें 2 घंटे का डिफरेंस बता देता है। ये आप प्रैक्टिकल में आपने पढ़ा ही होगा, प्रैक्टिकल के अंदर ही पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंफर्म दिस स्टेटमेंट दैट द इंडियन ओशन इज एक्चुअली द इंडियन ओशन, कि इंडियन ओशन एक्चुअली इंडियन का ही ओशन है। इंडियन ओशन इज ऑल्सो नॉन एज हिंद या फिर हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, दिस इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री कॉल्ड द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन आपको पता है, वो एक ऐसा मात्र ओशन है जो इंडिया के नाम पे रखा है, किसी कंट्री के नाम पे रखा गया। ऑन द कोस्ट ऑफ द इंडियन ओशन बिटवीन वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, इंडियाज पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया लोकेटेड एट द नॉर्दर्न एंड्स ऑफ दिस ओशन इज ऑल्सो लॉन्गर दैन द कंट्रीज कोस्ट लाइन। बहुत सारी कोस्ट लाइन से भी बहुत बड़ी है ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, स्टेट द 3 फीचर्स ऑफ ईस्टर्न हिल्स ऑफ द हिमालयन रेंजेस। हमें 3 फीचर बताने किसके, हिमालयन रीजन के, ईस्टर्न हिल्स जो हिमालयन रीजन में उसके। दीज आर पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैविंग देयर जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द साउथ डायरेक्शन। दे आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। इन द नॉर्थ दे आर ऑल्सो नोन एज पटकाई बम, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। इन द साउथ एज मीजो। ये आपको याद करना है, ये ज़रूर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, 1 मार्कर में भी पूछ सकता है और ज़्यादा वाले में भी पूछ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हमें डिफरेंशिएट करना है। वेस्टर्न घाट क्या होता है, जो वेस्ट में लोकेटेड होते हैं, ये लिखोगे आप जी, नहीं, ये नहीं लिख के आना है, वरना
कट जाएंगे नंबर, ठीक है। वेस्टर्न घाट को हम क्या बोलते हैं, शायद्री भी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स कर्नाटका, तमिलनाडु, अन्नाईमलाई हिल्स, कार्डेमन हिल्स जो केरला में पड़ती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कॉन्टिन्यूस, देयर एवरेज एलिवेशन इज 1500 मीटर विद द हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। Anaimudi 2695 meter is the highest peak of the Western Ghats. Most of the peninsular rivers have their origin in Western Ghats, ठीक है। Make a comparative study of Western and Eastern Ghat. Eastern और Western Ghat पे comparative study बताएं। The Western coastal plains are an example of submerged coastal plains. The Western coastal plains are narrow in the middle and get bordered toward north and south. The rivers flowing through this coastal plain do not फॉर्म एनी डेल्टा, ये कोई डेल्टा नहीं बनाती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होती है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमर्ज्ड कोस्ट। दिस कोस्ट plain has less number of ports harbor because of emergent nature. There will be developed form the rivers following eastwards into Bay of Bengal. Bay of Bengal तक ये जाती हैं, ठीक है। वेयर इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट लोकेटेड इन, कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है इंडिया के अंदर और कहाँ लोकेटेड है, नेम द मेन रीजन्स ऑफ द रीजन। तो अभी मैंने बताया कि कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है इंडिया के अंदर, लद्दाख, ठीक है। कश्मीर हिमालयस इज द कोल्ड डेजर्ट विच लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड द कराकोरम रेंजेस। इट कंप्राइज अ सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज कराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पिरपंजल। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर द रिवर्स ऑफ इंडिया पोल्यूट, वाई आर द रिवर्स ऑफ इंडिया पोल्यूट, क्यों पोल्यूटेड है, इतना तो आप लिख ही सकते हो, क्यों, क्योंकि लोग वहाँ पे कपड़े वगैरह धोते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ का गंद वहाँ जाता है, ठीक है, हर चीज़ वहाँ बहाई जाती है और क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि हम जला के जब वो जो भी हम अस्थियाँ चढ़ा के आते हैं वो सब किया जाता है। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, तो आप ऐसे लिख दोगे। मेक अ कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन द हिमालयन पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर और हिमालय के बीच में हमें बताना है। द हिमालयन रिवर्स, इट मेनली इंक्लूड्स द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। 3 रिवर मिला के बनती है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। दीज आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग द स्नो से मेल्ट होके बनती है ये। और रिवर पास थ्रू द जायंट जॉर्ज कार्व्ड बाय द इरोजनल एक्टिविटी कैरिड ऑन स्टिमुलस with the uplift of Himalayas. All these rivers were deep gorges, V-shaped valley, ripples and waterfalls in their mountain courses in the Himalayan reaches of the course. These rivers is highly tortuous, but over the plain they display a strong migratory tendency and shift their frequency. ठीक है। अब आते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज ओल्डर देन हिमालयन वन। हिमालय की अभी बनती है, पेनिनसुलर की बहुत पुरानी, क्योंकि पेनिनसुला से बनी है, पेनिनसुला से सुन के समझ जाओ। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द बोर्ड लेजेंडरी ग्रेटेड शैलो वैली एंड द मैच्योरिटी ऑफ रिवर्स। द वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज टू वेस्टर्न coast act as the water divided between the major peninsular river discharges with their water in Bay of Bengal and a small rivulet Arabian Sea। ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ लेना है ऐसे। फिर आता है 47, इवेल्युएट द मेजर फीचर ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा के हमें मेजर फीचर्स बताने, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसका, ठीक है। एक तो कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है इसका, इंडिया के अंदर बहुत है, गंगा को माँ माना जाता है, ठीक है। ये कहाँ से बनती है, गंगोत्री ग्लेशियर जो गोमुख के पास है उत्तरकाशी में, वहाँ से बन के आती है उत्तराखंड से, ठीक है। ये भागीरथी भी कहा जाता है इसको, देवप्रयाग के आसपास, ठीक है। फिर द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार फ्रॉम हेयर, इट इज़ फ्लो फ्रॉम साउथ। और आपको ना सब चीज़ लिख देनी है कि गंगा को यहाँ पे माता बोला जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कल्चरल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे इंडिया के अंदर गंगा के लिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहीं भागीरथी बोला जाता है, ठीक है। और हरिद्वार में इसको बहुत माना जाता है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है वो भी आप बता दो कि हुगली तक जाती है, भागीरथी से हुगली तक जाती है, और हमारे हरिद्वार से लेकर नीचे साउथ तक, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, बिहार टू वेस्ट बंगाल। गंगा रिवर सिस्टम इज लार्जेस्ट इन इंडिया हैविंग अ नंबर ऑफ पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इवेल्युएट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के हमें कैरेक्टरिस्टिक बताने। द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओरिजिन इन चैमयुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश। कहाँ पे है, चैमयुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश। अब बोलोगे तो चाइनीज नाम है, क्योंकि चाइना ने अपना रखा है ना, वो चाइना ने हड़प रखा है, ठीक है। इट traverse eastward longitudinally from a distance of nearly 2000 km in a dry and 1200 km in a dry and flat region of northern Tibet, ठीक है, where it is known as Tsangpo, which means the Procify. The
प्योरीफाई, मतलब ये प्योरीफाई करने का कभी काम करती है, ठीक है। द रिवर एमर्ज फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग एंड और दियांग। इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सीडिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, फ्लोइंग साउथ वेस्ट। इट रिसीव्स बैंक ट्रिब्यूट, इसके अंदर बहुत ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी मात्रा में है, गंगा से बड़ी नहीं है बट ठीक है फिर भी बड़ी है, ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इवेल्युएट द गोदावरी रिवर सिस्टम, हमें गोदावरी रिवर सिस्टम को बताना है। अब आप सोच रहे होंगे हम रिवर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी है, लैंड के बारे में पढ़ना चाहिए, नहीं, रिवर सिस्टम भी आता है उसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, आप कोई सी भी रिवर सिस्टम पढ़ लो, वो किसी में से भी पूछ सकता है, ठीक है। अब गोदावरी का क्या है, गोदावरी लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम है इसका, ठीक है, जो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से डिस्चार्ज होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ कहाँ होती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितनी लंबी है, 1465 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बता भी रखा कितना कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। फिर आता है वाई the Tamil Nadu coast remains dry during the monsoon season, in which season it receives rainfall। तमिलनाडु क्यों ड्राई रहता है, तमिलनाडु coast is situated parallel to the Bay of Bengal, south and west monsoon, it lies in the rain shadow area of Arabian Sea, branches of southwest monsoon, it receives rainfall in winter season by the northeast monsoon, when it cross over Bay of Bengal picks up moisture and causes torrential rainfall in Tamil Nadu। क्या होता है, बे ऑफ बंगाल के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बारिश नहीं होती है गर्मी में, क्योंकि नॉर्थ साइड में बारिश हो रही होती है, यहाँ पे बारिश कब होती है, विंटर सीजन में होती है, क्योंकि जब मानसून जा रहा होता है तो बे ऑफ बंगाल वगैरह से उनको मॉइस्चर मिलता है और वहाँ पे वो बारिश हो जाती है। What are the main reason of the excessive cold in the North Indian duration of the season? क्या रीज़न है excessive cold का, ठीक है। State like Punjab, Haryana and Rajasthan being far away from moderate influence of sea experience continental climate. The snowfall in nearby Himalaya ranges creates cold wave situation, and around February the cold wind coming from the Caspian Sea and Turkmenistan bring cold wave along with frost and fog over the northwestern part of India। आप ये पढ़ लोगे, आप इतना सा छोटू सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। मेंशन द मेजर फीचर ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल इन इंडिया। रेनफॉल मॉनसून रेनफॉल के हमें मेजर रीज़न बताने, फीचर्स बताने हैं इंडिया के अंदर। इसका क्या होता है कि जून से सितंबर के अंदर होती है, ठीक है। जून से आपने देखा होगा ना, नॉर्थ में जून से लेकर होती है सितंबर तक, साउथ वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 250 सेंटीमीटर तक इसका रजिस्टर होता है घाट्स पे, वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट बहुत करती है हमारे चीज़ों में। फिर उसके बाद क्या होता है, इट हैज़ डिक्लाइन ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोलकाता रिसीव्स 119 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून। पटना 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद 76 सेंटीमीटर, दिल्ली 56 सेंटीमीटर। द समर रेनफॉल कम्स इन हैवी डाउनपोर लीडिंग टू कंसिडरेशन रन ऑफ द सॉइल इरोजन। मॉनसून प्लेज अ पिवटल रोल इन द agrarian economic of India because over 3/4 of total rain in country is received during the साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, एनालाइज द क्लाइमेटिक टाइप्स आइडेंटिफाइंग द कोपिन इन इंडिया, ठीक है। हमें बताना है क्लाइमेटिक टाइप्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से क्लाइमेटिक टाइप्स होते हैं। फिर आता है विच गैस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस किस गैस को बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ज़रूरी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द एटमोसफेयर इन लार्जर क्वांटिटीज बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बाद जो बर्न करके जो गैस निकलती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। दिस गैस आर बेटर ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन दैट कार्बन डाइऑक्साइड आर मोर इफेक्टिव एंड एनहेंसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। दीज गैसेज हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। द पोलर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, आपको पता होगा ग्रीन गैसेज, ठीक है, इसलिए ग्रीन गैसेज को बंद किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज एल नीनो, व्हाट आर इट्स रिजल्ट, मेंशन इज एस्पेक्ट्स, ठीक है, ऑन इंडियन मॉनसून सिस्टम। एल नीनो क्या होता है, एल नीनो एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम होता है जो कभी भी आ जाता है, ठीक है, हर 7 साल में आता है, ठीक है। एल नीनो और एल लीना, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है इससे कि डिजोशन ऑफ इक्वेटोरियल एटमोसफेयर सर्कुलेशन इधर उधर हो जाता है एटमोसफेयर का, कभी कभी बारिश हो रही है, कभी सर्दी एकदम से आ गई, कभी गर्मी आ गई, सेक्टर। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स विच फर्दर रिड्यूस द नंबर ऑफ फिश इन द सी में फिश की मात्रा कम कर देता है, सी वाटर में इवेपोरेशन वगैरह ला देता है, ठीक है। Evaluate the factor determining the climate of India related to the location of relief। लैटिट्यूड, ये तो किसी में भी आएंगे, इंडिया की पूछ ले, बाहर की पूछ ले, लैटिट्यूड आ गया, हिमालयन माउंटेन्स आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर आ गया, डिस्टेंस ऑफ सी आ गया, ठीक है, अल्टीट्यूड, रिलीफ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ एक्ट
एनेक्टेड, हमने ऊपर पढ़ा था 1972 में होता, जिसके अंदर क्या बनाए गए थे, बहुत सारे कन्वर्जेशन पार्क बनाए गए थे, नेशनल पार्क बनाए गए थे एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, 3 फीचर हमें बताने हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के। पहला क्या होता है, सबसे लेस रेनफॉल होती है यहाँ पे 15 से 50 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस फॉरेस्ट में क्या होता है, स्क्रब वेजिटेशन, इंपॉर्टेंट स्पीशीज जैसे बबूल वगैरह को बचाया जाता है, वो रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। हाइट ऑफ 2 मीटर एज द अंडरग्रोथ, ठीक है, ग्रास एक टाइप की वहाँ पे, ठीक है। मेंशन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में हमें बताना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, एज वेल स्ट्रैटिफाइड विच लेयर क्लोज टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद स्क्रब एंड क्रीपर, ठीक है। ये कवर होते हैं स्क्रब और क्रीपर से, विथ शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाय टोल वेरिएंट ट्रीज, में छोटे ट्रीज भी होते हैं और लंबे ट्रीज भी होते हैं। ट्रीज इन फॉरेस्ट रीच ग्रेट हाइट 60 मीटर और उससे ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रोजवुड, महागोनी, आइनी, फ्लावरिंग, कौन कौन से फ्लावरिंग फ्रूटेशन होती है। अब डेसिडियस फॉरेस्ट इसका उल्टा होंगे, ठीक है। ड्राई सीजन में होते हैं, ट्रीज छोटे होंगे, ठीक है। लिखा है ना ग्रास लैंड विद नेक ट्रीज ऑल अराउंड, नेक ट्रीज मतलब कि उसमें पत्तियां वगैरह नहीं होती हैं एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तेंदू, पालास, अमलतास, बैर एक्सेट्रा ये कॉमन ट्रीज होते हैं जो इस फॉरेस्ट में मिलते हैं। 59 क्वेश्चन, व्हेन वाज अ फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्टेड, फॉरेस्ट पॉलिसी कब अडॉप्टेड की गई थी, 1952 से 1988 में आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी जिसमें 33% ऑफ जोग्राफिकल एरियाज कवर होना चाहिए फॉरेस्ट से। ये बात की गई थी कि कंजर्वेशन करना था उनको फॉरेस्ट का, ठीक है। देन आता है हमारा सॉइल इरोजन, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड, रिडक्शन ऑफ फ्लड्स, ड्राउट, ये सब इसकी वजह से हमने फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाई थी। फिर आता है व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, ये भी हमने ऊपर ही पढ़ा, अर्थक्वेक क्या होता है या फिर इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। व्हाट इज़ ड्राउट क्या होती है, जब पानी खत्म हो जाता है, खाना खत्म हो जाता है, बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती, उसको हम ड्राउट कहते हैं। अब इसके रीज़न क्या क्या होंगे, पानी का ख़त्म हो जाना, पानी का अच्छे से यूज़ ना कर पाना, ठीक है। एकदम एरिया बिल्कुल पानी, रेनफॉल ही ना होना, रेन की ज़्यादा हीट बढ़ गई है, रेनफॉल नहीं हो सकती, पानी गिरता है तो जल्दी सूख जाता है, वो उनको हम बोलते हैं ड्राउट एरिया। और जो ड्राउट प्रोन एरिया है, जो बेल्ट पास कर चुकी है, वो क्या कहाँ है, गुजरात, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। स्टेप टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट, ड्राई फार्मिंग करनी चाहिए, हमें ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसी फार्मिंग करनी चाहिए। ड्राई क्रॉप कल्टिवेशन, जैसे पहले क्रॉप को काटने के लिए कॉटन वगैरह की क्रॉप जो होती है ना, ये क्या होती है कि बहुत पानी लेती हैं, कॉटन क्रॉप, मूंग, बाजरा, ये सब बहुत पानी लेती हैं, तो इनकी वजह हमें ऐसी क्रॉप उगानी चाहिए जो कम पानी ले, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, पानी बचाना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्ट एक्सेट्रा वो हार्वेस्ट करना चाहिए। वाई फ्लड अकर्स इन इंडिया, मेंशन द फ्लड प्रोन एरियाज, फ्लड इन कंट्रोल मेजर्स ऑफ इंडिया। फ्लड्स आर स्लो इन अकरेंस एंड अकर इन वेल रिकॉग्नाइज्ड रीजन एंड विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम इन ईयर। कहीं आपने देखा होगा कि हर साल रेन होती है, ठीक है, और हर साल रेन में आपको खबर मिलती है कि असम में बाढ़ आ गई, ठीक है, उड़ीसा में बाढ़ आ गई। अब आपने हर साल ये चीज़ सुनी है, तो ये एक ऐसे एरिया है जहाँ पे हमेशा बाढ़ आनी ही आनी है, ठीक है। फ्लड प्रोन एरिया कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे तो आपने सुना ही होगा बंगाल, उड़ीसा वगैरह में, जहाँ पे फॉर लास्ट फ्यू ईयर से हो रही है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। अमंग फ्लड प्रोन एरियाज इन राजस्थान इज अनदर प्रॉब्लम, नो नेचुरल ड्रेनेज टू टेक ओवर वाटर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान में रेनफॉल होती है, ठीक है। रिजर्वॉयर नहीं है, प्लांटेशन ऑफ ट्री ढंग से नहीं कर रहे, क्योंकि ट्री तो ले लेगा पानी, ठीक है। रिमूवल ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है। फिर द सेटअप ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन रिस्पेक्ट टू साइक्लोन एक्सेट्रा इन प्रोन एरियाज, मतलब अच्छे चीज़ें हैं ही नहीं, वरना रिजर्वेशन के लिए कोई चीज़ है, ठीक है, और आप पानी को हार्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, आप पानी को बर्बाद कर रहे हो, तो बाढ़ आने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दीज आर द मेन रीज़न ऑफ फ्लड इन इंडिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, टू सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।